ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 का इख्तिताम किया था। क्विक रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1। 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो मुख्तलिफ ममालिक की हिस्ट्री से लेके आज तक जितने भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने अपने अंदाज से हुकूमतें की हैं, उसका एक समरी आपके पास 5 मुख्तलिफ कंटेंट हैं जो आपके सामने पेश किए गए। ये भी एक थ्योरी से लिखे हुए हैं, ये कोई वहाँ के हुकूमत की कोई एग्जैक्ट जो है वो फोकस नहीं है। सिर्फ ये है कि उसने चंद एक पॉइंट लिखने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरह का फोकस आपके सिलेबस में भी था, जो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के कंटेंट थे जो है जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेके आज तक के सारे कंटेंट मौजूद थे कि बेनज़ीर ने किस तरह से रूल किया, भुट्टो ने कैसे रूल किया। अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गया। उसका कोई वैसे नॉर्मली कंसर्न तो नहीं था, लेकिन मजबूरन बच्चे को पढ़ना पड़ता था। फिर उसमें GDPs लिखी हुई थी और बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए थे जो याद करने पड़ते थे, जो कि इंतहाई तकलीफ होता था स्टूडेंट के लिए। बड़ी मेहरबानी आई कैप की कि आई कैप ने उस पर नज़रसानी की। लेकिन बहरहाल उसके बाद दूसरा बड़ा कंटेंट चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास था कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन बिजनेस। तो ये आपको एक पूरा सवाल तैयार होना चाहिए आपका, और ये होगा ऑलमोस्ट, मैंने आपसे कहा रट्टा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मांग सकता है एग्जामिनर आपसे। आपको वहाँ से कोई ना कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐड करनी पड़ेगी। और तीसरा बड़ा एरिया था इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसेस ऑन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, या ऑन गवर्नमेंट या ऑन गवर्नमेंटल पॉलिसी। जिस तरह से मर्जी इन तीनों बातों को याद कर लीजिए, जिसमें से एक पार्ट एग्जाम में आ चुका है और वो था इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसेस ऑन गवर्नमेंटल पॉलिसी। ये एक सवाल हमारे सामने मौजूद है और ये सितंबर 2022 का सवाल था, और इसमें एग्जामिनर ने आपसे बाकायदा तौर पर एग्जाम्पल पूछी हुई है। ये सवाल के लास्ट में बाकायदा आपने एग्जाम्पल ऐड करनी थी, इसमें सवाल में एग्जाम्पल मांगी हुई है। मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन एनी 4 अप्रोचेज दैट WMB कैन यूज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स to rethink its stance of complete ban on imports of all automobiles and their parts. Also provide an example for each approach. तो ये मैंने कल बताया था 3 नंबर आपको इसके 4 नंबर इसके, जो जितनी यहाँ पे 4 कंटेंट है तो 4 कंटेंट के एक एग्जाम्पल आपको उसमें ज़रूर पुट करने थी। 8 नंबर का सवाल था, 4 नंबर डाटा एक्सप्लेन करने के और 4 नंबर एग्जाम्पल के। सवाल में अब केस स्टडी पढ़ लेते हैं। केस स्टडी में WMB is a large multinational automobile company that has automobile assembly plants in over 24 countries including Rwanda। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के असेंबली प्लांट्स जो हैं वो 24 कंट्रीज में है, 24 मुमालिक में है, एक मुल्क उसमें से रवादा भी शामिल है। Where it hold the largest market share। और यहाँ बच्चे सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि इस जगह पर ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। बाय रीच एंड रेवेन्यू, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हर एंगल से लीडर है इस वक्त मार्केट की। रवादा गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू पुट अ कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल एंड देयर पार्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट लोकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। अब बच्चे आपको मालूम है कि हमारे जो ये कंपनी है WMB, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, और गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि सिर्फ लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस किया जाए। तो इसका नुकसान तो डेफिनेटली इसको होगा, चूँकि तो मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर होने की वजह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब द लोकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर विच इज गोइंग हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन WMB। एडवर्स होता है बिल्कुल उल्टा। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन में चलेगी। काका इधर आजा, ग्रीन शर्ट इधर आजा, अरे शाबाश आजा, कोई बात नहीं, बाहर चला जाओ फिर क्लास से। यहाँ बैठना है या क्लास से बाहर जाना है, दोनों में से एक काम सोच लें आप क्या करना है। क्लास से बाहर जाना है तो क्लास से बाहर जा सकते हैं, यहाँ बैठना तो यहाँ के बैठ जाए, वहाँ नहीं बैठना। फैसला आपने करना, जल्दी बताएं क्या करना है। जी आप जा सकते हैं जी, अगर आपने जाना तो। जी, विच इज गोइंग टू हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन WMB's ऑपरेशन इन रवादा। तो अब रवादा के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को जब यहाँ से
गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इंपैक्ट आएगा। अब आप देखिए बच्चे, आपके पास ऑप्शन वही 4 हैं जो आपने कल पढ़ी थी, या आपने एक पढ़ा था आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मैंने कल बताया था बच्चे फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों एंगल से है, लेकिन यहां सवाल बहुत वाजे है। अब यहां गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं करनी, अब आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी है। तो मैंने आपसे कहा था गवर्नमेंट जो भी काम मुल्क के लिए कर रही है वहां पर आप अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दें। ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कहलाती है या फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाता है। मैंने कल आपको सियालकोट वाली मिसाल भी दी थी कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली वहां एयरपोर्ट बनाना चाहती है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वहां पर वहां के लोकल ने कहा जनाब हम आपको जो है वो ये एयरपोर्ट बना के देते हैं, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी का निज़ाम, उसके बाद इसकी ऑपरेशन एक्टिविटी फिर वो गवर्नमेंट संभाल ले। गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हो गई। अब देखिए गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली तो, लेकिन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहाँ से मिला, बिजनेसेस से। तो यहाँ बच्चे देखिएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, उस लोकल इंडस्ट्री में जहां जहां गवर्नमेंट को अपने लोकल को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आपकी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन उसमें सपोर्ट कर सकती है। आप एग्जामिनर के आंसर की तरफ मत जाए, मैंने आपसे कहा था आप अपना आंसर अपनी मर्जी से दे सकते हैं। एग्जामिनर ने जो आंसर दिया मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूं। एग्जामिनर ने कहा है कि जहां गाड़ियां चलती हैं वहां CO2 जनरेट होता है। अब ये कहानी तो आप मुझसे कई मतलब पढ़ चुके हैं, कई केस स्टडी में पढ़ चुके हैं। पोल्यूशन जनरेट होती है जहां गाड़ी चलती है। उसने कहा कि पोल्यूशन या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दे, वहां पैसे लगाएं। नो डाउट ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा आंसर इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वो भी ठीक है आंसर। यहां गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, लोकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो है वो उस पर वर्किंग करना चाह रही है। तो क्या ख्याल है, आप लोकल मैन्युफैक्चर को आपको न कहीं से जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो प्लांट्स जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो प्लांट इंपोर्ट आप करके देना शुरू कर दें। या लोकल मैन्युफैक्चरर्स को आपने ट्रेनिंग देनी है, आपने कहा जनाब ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आइए हम काम करते हैं। तो इससे गवर्नमेंट आपके कारोबार को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। कुछ बात समझ आई बच्चे? तो ये आपका आंसर था, आपकी मर्जी आपने आंसर कैसे देना है, लेकिन सिर्फ इतना काम याद रखना है कि ये नहीं कहना आपने कि आप गवर्नमेंट को रिश्वत देंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। गवर्नमेंट जहां जहां स्पेंडिंग करती है और उस स्पेंडिंग का ताल्लुक इसके साथ है, वो स्पेंडिंग करके आप गवर्नमेंट का दायां बाजू बने, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो आप बड़ी आसानी ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट मुमकिन है अपनी पॉलिसी को रिवाइज कर दे विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेटजी। ऑल ऑफ यू, ये पहला कॉन्सेप्ट था। तो मैंने भी आंसर नहीं पढ़ा, मैं आंसर के साथ अपनी यानी कमेंट दे रहा हूं कि हमें क्या कमेंट करना चाहिए था। नंबर 2 जी बच्चे। हाँ जी बच्चे, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपको याद मालूम है क्योंकि आपने अपने फ़ायदे की बात करनी है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। नेगेटिव लिखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, हुकूमत के लिहाज से वो तो अगर सवाल वैसा आ जाता है कि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं करनी, तो फिर आप नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। नहीं, वो डिपेंड, मैंने कहा था सवाल पे करेगा, सवाल कैसा होगा। नहीं बच्चे, नहीं, इस सवाल में बड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आपने इन्फ्लुएंस पैदा करना है फ़ायदा हासिल करने के लिए। चूँकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सीधी सीधी बैन के ऊपर है, तो आपने बैन से बचाना है। तो यहाँ तो आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, अगर आप लड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है गवर्नमेंट के साथ तो कोई भी नहीं लड़ सकता। फाइन। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने बच्चे आपके पास, आपको मालूम है हमने कहा था कि स्टेक होल्डर को क्या करें आपस में, कोलिजन, यानी स्टेक होल्डर को इकट्ठा करें। तो आप देखिए जहां आप काम कर रहे हैं वहां क्या आपकी तरह की और भी तो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही होंगी, बेशुमार लोकल जो आपके पास पार्ट्स आपसे खरीदने वाले होंगे वो भी होंगे, बेशुमार दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको आपस में इकट्ठा करें। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को आपस में इकट्ठा करके उनके साथ निगोशिएशन की जाए और गवर्नमेंट से बात की जाए। ऑल ऑफ यू, तो ये दूसरा आपके पास सवाल का आंसर था। बाकी डाटा तो आपने पहला पॉइंट तो वही लिखना है जो किताब से लिखा हुआ आपने उठाया हुआ है या अपने लफ्जों में लिख लिया आपने, लेकिन एग्जाम्पल आपने यहाँ से ऐसे मेंशन करनी है। तीसरा आपके पास था एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, याद है बच्चे कुछ, जिसको हमने कहा था कि कानूनी हदूद में रहते हुए आपने तशहीर करनी है। तो तशहीर करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अब आप यहाँ पर पॉजिटिवली कि मुल्क को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, कैसे बेहतर किया जाता है वो भी बताया जाए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाए कि अगर इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएगी तो बेशुमार लोगों को नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो नो डाउट पैसा कमा रही हैं, लेकिन मल्टीनेशनल के आने से फला बिजनेस को सपोर्ट मिल रही है।
लोकल सप्लायर को बेनिफिट मिल रहा है, उसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्टर को बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ये काम छोड़ेगी तो सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि ये जो लोकल कारोबार करने वाले हैं इनको डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। दूसरा, आप ये बता सकते हैं कि जब आप दूसरे मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन को अपने मुल्क में काम करने देते हैं तो इससे इंटरनेशनल अफेयर्स बढ़ते हैं। तो ये सब बातें आप बाकायदा एक्सपोज करें, इसको बाकायदा एडवर्टाइज करें, ताकि गवर्नमेंट इनको पढ़ने के बाद बाकायदा उसको दोबारा से रिवाइज कर सके अपनी पॉलिसी को। द थर्ड पॉइंट जिसमें आपने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली, क्या पॉइंट है जनाब तीसरा? ट्रेड एसोसिएशन। आप ट्रेड एसोसिएशन जो उस मुल्क की लोकल ट्रेड एसोसिएशन है वो, और जिस मुल्क से आप बिलोंग करते हैं, यानी WMB अपने मुल्क की ट्रेड एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करें ताकि वो अपने तौर पर गवर्नमेंट पर फोर्स क्रिएट करें। और दूसरा, जो उस लोकल मुल्क के, चूंकि बच्चे आप आखिर टैक्स पे कर रहे हैं ना, जब आप इस मुल्क में काम कर रहे होंगे, यानी WMB जब इस कंट्री में काम कर रही होगी तो इस कंट्री के बाकायदा तौर पर टैक्स पे कर रही है ना, टैक्स पेयर है, तो फिर यहाँ पर की जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है उससे रिक्वेस्ट की जाए ताकि वो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन करे कि ये काम नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ यू। एंड द लास्ट पॉइंट था बच्चे हमारे पास, वो था कि गवर्नमेंट की जो आपके पास अफेयर डिपार्टमेंट है उस अफेयर डिपार्टमेंट के साथ कोई निगोशिएशन होनी चाहिए। मैंने पांचों एक्सप्लेन कर दी है, इसने 4 बताए हुए हैं। आइए जरा देखते हैं कि इसने हमें किस तरह से आंसर पुट किया है। जी लुक एट दिस। मेरे पहला पार्ट देखिए, एग्जैक्टली किताब के डाटा है ये, आप किताब से इसको बेशक कॉपी करके चेक कर सकते हैं। बिजनेस में गेन अ पोजीशन वेयर दे कैन परसू अ फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी टू यूज देयर इकोनॉमिक लेवरेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी मेकर। ये एग्जैक्ट किताब का जुमला है, किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, 1 नंबर आपको अल्लाह के हुक्म से मिल गया। ये है बच्चे आपकी एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पर मेंशन करनी थी, जो मैंने रिक्वेस्ट की है वो आपकी मर्जी है। ये अब वक्त तो आपके पास ये आंसर नहीं था ना, आपको क्या मालूम है कि आंसर क्या आएगा, तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी एक वैलिड एग्जांपल पुट करनी थी। इसकी एग्जांपल भी पढ़ लें। WMB कैन ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ द प्रेसिंग इशू फेस्ड बाय द कंट्री। एग्जांपल, इफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन इज अ गवर्नमेंट प्रायोरिटी then WMB can initiate project and offer financial support in reducing carbon emission and managing its adverse impact on the environment, right? अब बच्चे वो ये उसने कोई यहाँ पर कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दी, उसने कहा कि जहाँ गवर्नमेंट को खर्चे की जरूरत है वो आप उसको देखें और वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दें। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो ये आप अपनी मर्जी से, ये उसने आंसर देते वक्त आपको इतना ओपन आंसर इसलिए दिया है कि आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें वैलिड लिख सकें। दूसरा पार्ट, स्टेक होल्डर कोलिजन्स। WMB may try to influence politics by mobilizing various organization stakeholder। ये भी किताब का जुमला है एग्जैक्टली, ये भी किताब में ऐसे ही लिखा हुआ जी। आगे देखते हैं बच्चे, उस पे उसने एग्जाम्पल का पुट किया। एग्जाम्पल, WMB can organize program to get organizational stakeholder acting as lobbyist to voter to influence government official to vote or act in way that would not put a complete ban on import of automobile and part। कंसर्न किस चीज के ऊपर है कि सब लोगों को आपस में इकट्ठा करके क्या किया जाए, लॉबिंग की जाए। बस ये कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो यहाँ इंडस्ट्री लिख देते हैं, आप चाहते तो यहाँ पर आप ये कह सकते थे कि BMW की कह रहा हूँ WMB की तरह की दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आपस में सपोर्ट के लिए बुलाया जाए, वट एवर यू वांट टू राइट। लेकिन जुमला ये बात बताना साबित था, यहाँ पर मकसद ये था कि ये बताया जाए कि लॉबिंग किन लोगों ने करनी है। तो ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ पर परचून के लोगों को बुला लेंगे जो लॉबिंग करेंगे, आप वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स को बुलाएंगे, आप उसके साथ अपनी जो आपकी सप्लाई चेन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको साथ दरम्यान में ऐड कर लेंगे। असल कॉन्सेप्ट कहानी की बात बताने की ये थी। बड़े इंडिविजुअल सवाल ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ करती हैं, लोगों से मुराद नहीं होती। लोग तो कस्टमर होते हैं, कस्टमर कहाँ आया करता है आपको सपोर्ट करने के लिए। बड़े स्टेक होल्डर से मुराद तब होता है जब इंप्लॉइज हो, तो इंप्लॉइज को आप शामिल कर सकते हैं। तो इंप्लॉइज याद रखिए इंडिविजुअल नहीं होता, याद रखिए। ग्रुप होता है वो अलग बात है कि आप उनको लफ्ज इंडिविजुअल लिख सकते हैं, लेकिन असल में वो ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, जिसको बारे में हमें मालूम है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बातें दोनों बतानी चाहिए। तो जो इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन दे रही थी आपको, वो कम से कम वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर लिखना चाहिए था इसके ऊपर जी।
तो WMB कैन इन्फ्लुएंस कंस्टिट्यूएंट बाय यूजिंग एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग एडवोकेसी एड फोकस नॉट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस लाइक मोस्ट एड बट रादर ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी व्यू एंड कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज। तो ये देखिए उसने खुद भी लिखा हुआ है कि जो सीधी बातें वो भी लिखनी है और जो कंट्रोवर्शियल आपके पास पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो भी आपने मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल का दिए, जरा देखिएगा जी। WMB कैन रन एडवर्ट दैट वुड एडवोकेट इट्स वैल्यू एडिशन। इससे क्या मुराद है, जो आप फायदा दे रहे हैं इस मुल्क को उसको बाकायदा तौर पर एक्सपोज करें। ये आपकी है ना बच्चे वैल्यू एडिशन, जो कौन दे रहा है बच्चे, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इस मुल्क को क्या फ़ायदे हमारी वजह से हो रहे हैं। यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन की थी कि हमने किस तरह से लोकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कारोबार कैसे फैल रहा है। ये तफसील ना भी बताएं, बस इतना बता दें कि जो आप लोकल को बेनिफिट दे रहे हैं उनको एक्सपोज करें टू द कंट्री एंड सोसाइटी। इट कैन रन एड ऑन सपोर्टिंग टैक्सीज और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी इससे क्या मुराद है कि आप एक ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को, लोकल्स लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी मिल रही है। इवन आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के दौरान कि अगर ये बैन किया जाता है तो बेशुमार लोग अनएम्प्लॉय होंगे, ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये भी एडवर्टीजमेंट है। और फॉस्टरिंग इनोवेशन ग्रोथ ऑफ एडवोकेट इंपोर्ट ऑफ नेसेसरी एंड रेलेवेंट गुड्स। अब देखिए बच्चे, इसने एक ही एंगल लिखा है, दूसरा एंगल आपका नेगेटिव एंगल है कि अगर गवर्नमेंट इसको बंद करती है तो इस तरह की बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद होंगी और ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने से बेशुमार सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी क्लोज हो सकती हैं, उनको लॉस हो सकता है। तो देर आर सो मनी, लेकिन चूंकि बच्चे आंसर एक नंबर का लिखना था तो एक नंबर के लिए हमें उतनी मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। नाउ द लास्ट वन इज द ट्रेड एसोसिएशन। तो ट्रेड एसोसिएशन में मालूम है हमें बच्चे कि ये वो लोकल गवर्नमेंट की एसोसिएशंस होती हैं जो कारोबारों को या कारोबार या बिजनेसेस को लेके चलती हैं। हमारा उनके साथ भी निगोशिएशन हो सकती है, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो गवर्नमेंट को ऊपर इन्फ्लुएंस पैदा करें कि वो इस तरह की चीज़ों से बचे। जरा देखिएगा एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ नहीं। WMB can work with trade association to publish content on widely circulated magazine and newsletter to broadcast and educate how import help better the automobile industry। तो ये इसने एक और एंगल मेंशन कर दिया। उसने कहा कि जो लोकल आपके पास जो ट्रेड एसोसिएशन है उनको बताओ कि वो अपने मैगजीन्स में, अपने जो उनके पास न्यूज़पेपर है उसमें एक चीज़ शाया करें कि इंपोर्ट करने से फ़ायदे क्या हासिल होते हैं किसी मुल्क को। उस तरह की बातें यहाँ पर मेंशन की जाए, लेकिन बहरहाल मैंने अर्ज़ की है इट्स नॉट स्टैंडर्ड, आप इसको अपने अंदाज से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन। अब इस वक्त करंटली कोई चीज़ आपकी मुझ पर उधार नहीं है। 2 टेस्ट अभी तक आपके मेरे साथ हुए हैं। एक टेस्ट में मैंने आपके साथ पोर्टर 5 का एक सवाल दिया था जी, और एक में आपके पास शॉर्ट का सवाल था। दोनों क्लास में बाकायदा तौर पर क्लास में डिस्कस हुए हैं, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 3। टर्म टेस्ट था, टर्म टेस्ट में मैंने 2 वीडियोस आपको सेंड कर दी हुई हैं। कल आज सुबह मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वीडियो भी सेंड कर दी है। आप चूँकि मैंने बताया था वो मेरे पास साइज़ बहुत ज़्यादा था तो मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता। यूट्यूब पे मैंने रिक्वेस्ट की, पर क्या नाम कहते हैं राइस वालों से कि आप अपलोड करके, तो मैंने कल की दी हुई थी, उन्होंने आज सुबह ही मुझे भिजवाई, मैंने आपको इमीडिएटली शेयर कर दी है। तो कोई काम अब आपका मुझ पर उधार नहीं है, लेकिन आपका पढ़ना अभी भी उधार है, वो आप जाने और आपका काम जाने। मेरी जिम्मेदारी तो वो बाहर जो रोज़ाना आता रात को आवाज़ लगा रहा होता है जागते रहना, वो साथ में कह रहा था साढ़े दिन रहना, वो साथ ये भी कह रहा होता है। ये आवाज़ आपको नहीं आती, आपको सिर्फ एक ही आवाज़ आती है जागते रहना। तो जागते रहना की आवाज़ें मैं लगाता रहूँगा कि भाई जागते रहना, पढ़ लेना, लेकिन आगे आपकी मर्जी है आप इस पर कितना पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, कितना याद करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी वर्किंग करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ टीचर, जो मेरी असेसमेंट है, क्लास कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही। ये मेरी असेसमेंट है, अल्लाह करे गलत हो सारी की सारी। लेकिन आप असल मकसद कामयाबी है भजन, असल मकसद कामयाबी। अगर आप ना पढ़ के भी कामयाब हो जाते हैं तो मुझे यही कामयाब, मेरी यही चाहिए, मुझे ये हाँ जी हम दुआ करते रहे वो दगा पढ़ते रहे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो चलता ही रहना है ऐसे ही। मेरा काम है आपको बताते रहना, मेरा काम है आपको समझाते रहना, मेरा काम आपको गाइडलाइन देते रहना। आपकी जिम्मेदारी है, आप माने या ना माने, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कम से कम आपको बताना। और मैं एक बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, पहले दिन से फिर सुन लें कि ये पेपर रट्टे से कहीं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। जिसको समझ में आ गया वो इसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की सलाहियत पैदा कर गया, वो ज़िंदगी में आगे C-FAB के किसी पेपर में इंशाल्लाह नाकामी नहीं उठाएगा।
और जिसको आज भी ये मसला है कि यार सर ये किताब में ये जुमला लिखा हुआ था, ये फोकल पॉइंट के मानी क्या होते हैं, तो वो फोकल पॉइंट पे रहेगा, आप देखिएगा, उससे आगे नहीं जाएगा वो। इसलिए कि ज़िंदगी में वो काम जो डिक्शनरी कर सकती है वो आप उस्ताद से पूछ रहे हैं, और जो उस्ताद वाला काम है वो आप किससे भी नहीं पूछ रहे। तो ये काम कभी भी नहीं होना। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर एक 50 लाइनों कॉन्सेप्ट आपको टीचर 2 लाइनों में दे, तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग की चीज़ थी कि यार इतनी बड़ी चीज़ को हमने इतनी आसान लफ्ज़ों में समझ लिया, अब मैं एबल हूँ कि मैं इसको अपने लफ्ज़ों में लिख सकता हूँ। और ये बात पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि रट्टे लगाने से ये पेपर पास नहीं होना, ये बात आप नोट डाउन कर लें। मैंने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आपके साथ बाकायदा 4 दिन लगाए हैं सर, इसी वजह से कि मैं हर कंटेंट समझा सकूं, वरना प्रीवियस क्लास को मैंने सिर्फ 1 दिन में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, सिर्फ 1 दिन के अंदर। द रीज़न वाज दैट, इसलिए कि वो पीछे से बहुत फॉलो करते आ रहे थे हर चीज़ को। जब मैं चैप्टर 1 पे आया तो उन्होंने कहा सर आप एक काम करें, कल आप जो है बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का ओरल टेस्ट हमारे पास क्लास में आके ले, हम सारा कुछ तैयार करके आएंगे। क्लास पूरी तैयार करके आई थी, और मैंने आके यहाँ पर सर सवाल पढ़ना शुरू की कि इसका क्या मीनिंग है, इससे क्या मीनिंग है। हर बंदा अपने अपने लफ्ज़ों से मुझे यहाँ खड़ा होकर सुना रहा था, सर इसके ये मीनिंग बनते हैं, इसके ये मीनिंग जी जी मुझे मालूम है। ओ दिन डुब्बा जिस दिन कोड़ी चढ़िया कुब्बा, वो काम ख़त्म हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा जी, आपके टेस्ट जो है ना वो हमीद लतीफ़ में ही होंगे, वहाँ और कहीं नहीं हो सकते जी। अभी देख लेते नहीं, अभी देख लेंगे, इस टेस्ट आने वाले, कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है जी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा बस जनाब जरा इधर ध्यान करें जी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट आप में से अगर किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं, अब वैसे तो खैर ये मुमकिन नहीं है, आप इसके पढ़े बगैर यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी हुई कोई बात, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ानी, इकोनॉमिक्स के चंद छोटे छोटे रूल पढ़ाने हैं आपको जी, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ना जी। बस जी बस इधर ध्यान करें। स्लाइड्स मैंने कल सेंड कर दी थी इसकी जी, आपको, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मैंने भिजवा दी थी ये। इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर मैंने इसलिए बता दिया कि अभी थोड़ी देर कोई ना कोई कैमरामैन जरूर आएगा आपके सामने किचिक किचिक करता हुआ तस्वीर, उसको ये नहीं पता कि ये कल साहब ने भिजवा दी हुई सारी की सारी स्लाइडें। तो हमारे पास इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हमने कल चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती है उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी होती हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि मुल्क के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूर होती है, और गवर्नमेंट चाहे तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव भी कर सकती है, और गवर्नमेंट चाहे तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिड्यूस भी कर सकती है। ये गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है। जैसे कि हमने पेस्टल में भी पढ़ा था बच्चे कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, अगर वो, अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया WMB का, मुल्क की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, बैन कर देना इस प्रोडक्ट को। तो बताइए बैन करने से कारोबार सारा उनके साथ डिस्टर्ब हो गया ना उसका। तो गवर्नमेंट की एक छोटी सी पॉलिसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी कर सकती है, रिसेशन में भी जा सकती है। यही इम्पैक्ट हम पढ़ रहे हैं इन चैप्टर्स के अंदर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, सोशल एक्टिविटीज़ का, टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी का, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन 4 चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 में 5 मैंने आपसे कहा वो 5 सिर्फ नाम का 5 है, अल्टीमेटली चैप्टर 4 ही है। तो ये 4 चैप्टर के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर से ही पढ़ना है। तो ये बच्चे यहाँ पर हमारे पास 2 बड़ी चीज़ें हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होती है। प्लीज़ फिर सुन लीजिए, मेरा नहीं ख्याल इस पर एग्जामिनर सवाल देगा, 4 लाइनें लिखी हुई है इसके ऊपर सिर्फ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर। याद रखिए सवाल किस पर आना है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। ये है असल काम की एरिया, और ये इसमें से मशहूर चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन आपको पता क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता क्या होती है। याद रखिए, आप मैंने 2 बातें याद रखनी है सिर्फ, आपको डेफिनेशन ऑफ दीज थिंग आनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ये 2 बातें अगर आपको याद है तो आप बड़ी बासानी ये चैप्टर आसानी से गुजार लेंगे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसके साथ साथ आपके पास पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में एक आपके पास फिस्कल पॉलिसी होती है, उसका भी जिक्र यहाँ पर आएगा, और उसके साथ GDP। ये 5 टोटल चीज़ें हैं जिनको एग्जामिनर ने घुमा फिरा के पूछना है। और मेरी अपनी एक परसेप्शन है कि मोस्टली एग्जामिनर इस चैप्टर में से शायद ही सवाल दे,
इस मरतबा या अगली मरतबा या कब भी, उसकी रीज़न ये है कि उसे पता होता है कि ये टॉपिक वो कहीं ना कहीं इससे पहले पूरा का पूरा एक सिलेबस की शक्ल में आपसे पूछ चुका है। क्योंकि आपका मालूम है, अगर आप पीआरसी का, अब अगर मैं इस वक्त करंट आई कैप के रूल्स को देखूँ तो आई कैप में पीआरसी के अंदर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट पढ़ के आ रहा होता है। तो जो इसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई होती है वो पेपर उसने पूरा पास किया होता है, इसलिए मोस्टली एग्जामिनर उन एरियाज में फोकस करता है जो उसने पहले नहीं पढ़े हुए होते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारी खाम ख्याली है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, तैयारी हमने हर चीज़ की करके जानी है, लेकिन इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। तो आइए ज़रा देखते हैं इसमें क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? मैंने पहले भी कल भी अर्ज़ की थी कि मेरा एक ही काम होता है, मैं ज़रा थोड़ा सा ट्यून करके किताब के, पहले मैं अपना डाटा लिखता था, मैंने अर्ज़ की मैंने अपना डाटा तो इसमें से निकाल दिया, अब तो सिर्फ किताब का डाटा है आई कैप की, लेकिन मैं पूरे पैराग्राफ ही लिखता, पैराग्राफ में से काम की बात साइड से जो है वो साहब के ला के उतार के तो सीधी सीधी कहानी इसमें ऐड कर देता हूँ। यानी पहला को जुमला लिखा हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ दी, आखिर में कुछ लिखा हुआ वो साइड पे माइनस किया, दरम्यान में तो कोई चीज़ माइनस की, एक छोटा सा जुमला बनाया ताकि आपके लिए याद करने में भी आसानी रहे। अगर आपने याद करना है, दीज स्लाइड्स आर मोर देन सफिशिएंट टू रिमेंबर। अगर और इसी की बुनियाद पर इंशाल्लाह पेपर भी आप पास आराम से कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर। बाकी रही बात जो समझाने वाली, जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको कितना याद रहता है, ये है काम की बात। क्योंकि अगर एग्जामिनर, जैसे भी आपने एक सवाल सॉल्व किया है, अगर वो एग्जाम्पलें आपको देनी ना आती हुई तो फिर तो समझ लीजिए आप बड़ी बासानी वो सवाल सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह इसका भी ख्याल रखना है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है बच्चे? रेफर टू द एक्सटर्नल फैक्टर एंड द ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड दैट एन इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। आपके बिजनेस पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का असर होता है उसे हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। Economic environment can be classified into microeconomics and macro environment। लेकिन बच्चे प्लीज एक बात याद रखिए, किताब ने बहुत वाज़ेह तौर पर यहां लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक पे सवाल आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे सवाल नहीं आएगा। एग्जामिनर ने फोकस किस पे करना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। किताब में बहुत वाज़ेह ये बात लिखी हुई है जी बच्चे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरियाज क्या होते हैं? कंज्यूमर का बिहेवियर देखना, मार्केट की इन्वायरमेंट को देखना, कंपटीशन एंड मार्केट को देखना, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को देखना, ये जिम्मेदारी होती है, यानी ये एरिया होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वैसे मैं आपको बता दूं, जरा मेरी बात सुन लीजिए आप, शायद आपको आसानी समझ में आ जाए। बड़े वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना और अपनी इंडस्ट्री से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कंपेयर करवाती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन जब पूरे मुल्क और पूरी दुनिया का एनालिसिस किया जाता है उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये बात आप याद रखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत रेयर होती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मैक्रो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि यू हैव टू कंपेयर योर ऑर्गेनाइजेशन विद अदर इंडस्ट्रीज, विद अदर कंट्रीज एज वेल एज अ होल कंट्री एज वेल। तो पूरे मुल्क का एनालिसिस करना कि मुल्क में क्या चल रहा है। अगर आप गौर से देखें तो क्या पेस्टल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एनालिसिस नहीं है? पेस्टल में आप क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट को देख रहे हैं, कस्टमर को देख रहे हैं, सप्लायर को देख रहे हैं, कंपैटर को, यही सब कुछ देख रहे हैं ना पेस्टल के अंदर। यही बात आपने पोर्टर 5 में भी देखी थी। ये सारे के सारे आपके मैक्रो इन्वायरमेंटल एनालिसिस ही हैं। तो लुक एट दिस, वो कहते हैं अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट, यानी पूरे मुल्क की इकोनॉमी। आपकी किताब में सारा कुछ दिया हुआ है, मैंने सिर्फ एक लाइन उठाई है। पूरे मुल्क की, पूरे दुनिया की सारी इकोनॉमी को एक जगह पर देखना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। एंड चैप्टर कवर द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर दैट आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम का सवाल किस पे आना है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। आइए बच्चे, सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं और इस पे सवाल आने का चांस सबसे ज्यादा होता है। सुन रहे मेरी बात? जो अब मैं स्लाइड आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसके आने का चांस सबसे ज्यादा होगा। लुक एट दिस, एन इकोनॉमिक इंडिकेटर इन अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक डाटा ऑन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल that help in evaluating the overall economy of the country। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि
इकोनॉमिक इंडिकेटर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक इंडिकेटर, टू इवैल्यूएट द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, किसी एक मुल्क। बच्चे प्लीज एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनर अगर यहाँ कंट्री की बजाय लफ्ज ग्लोबल लिख दे तब भी ठीक है, इसलिए कि मैंने भी आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ कंट्री तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया तक भी जा सकता है। जब आप लिखेंगे तो आपने कंट्री ही लिखना है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर यहां पर ग्लोबल लिखा हुआ आया तो आंसर ठीक होगा। ऑल ऑफ यू जी। इकोनॉमिक इंडिकेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, को इंसिडेंटल इकोनॉमिक इंडिकेटर और लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। बच्चे जरा मेरी बात आप ध्यान सुन लेंगे, अगर ये बात आपको अभी इस वक्त याद रह गई तो पढ़ने में आसानी रहेगी, वरना इसकी एग्जाम्पलें देखने के बाद आप कभी भी याद नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चीजें, बस अगर ये 3 बातें आपको याद हैं तो इंशाल्लाह आप तंग नहीं होंगे। जरा सुनिएगा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पेस्टल में पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करती है, ये बात याद है ना। तो जब आपने यहां भी लिखा हुआ है इवैल्यूएशन, तो अब आपने इवैल्यूएशन करनी है, एनालिसिस करना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपकी 2 प्रोडक्ट पहले से मौजूद है, तीसरी प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, तो लॉन्चिंग आप करने से पहले मार्केट का एनालिसिस जरूर करेंगे, बीइंग अ बिजनेसमैन। तो अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले मुझे क्या देखना है, आज को बाद में देखना है, या इस कारोबार में पता लगे आज तो बहुत अच्छा है और फ्यूचर में ये कारोबार बंद होने वाला है, तो फिर क्या करूंगा मैं। सबसे पहले फ्यूचर, इस कारोबार का फ्यूचर क्या है, सबसे पहले आप देखते ही फ्यूचर है। इसलिए अकाउंटिंग के अंदर भी आप जितने भी बड़े बड़े टूल्स पढ़ते हैं वो सारे फ्यूचर के हैं। आप अभी माशाल्लाह इसी MFA के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सारी फ्यूचर के लिए है। सारी की सारी टेक्निक आपकी IRR या ARR, NPV या पे बैक पीरियड, वो सारा का सारा आपके फ्यूचर के प्रोडक्ट्स के लिए है, आज के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। वो अलग बात है कि डाटा आपको प्रेजेंट ऑफ पास से मिलता है। दुनिया के अंदर जितने भी एनालिसिस होते हैं, उस एनालिसिस के लिए डाटा हमेशा पास से ही मिलता है। आप जब भी कभी थ्योरी के अंदर अकाउंटिंग या फाइनेंस की मॉडल के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म लिख रहे होंगे तो आप हमेशा यह कहेंगे कि इट्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट डाटा। और अगर प्रेजेंट डाटा जो है और पास्ट डाटा है, दुनिया में कौन जानता है कि ये डाटा जो है वो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये कैसे मुमकिन है कि जो पास में हुआ था वही फ्यूचर में होगा? बस ये 2 रूल याद कर लें, ये आपके फाइनेंस के हर मॉडल का क्रिटिसिज्म है। जहां मर्जी इसको चाहे लगाएं, यानी अंग्रेजी दा दी तो पंजाबी दा, जिथे लगता है उत्थे ला, ये वो दुआ है। ये दोनों इसको परफेक्टली जहां मर्जी लगा दें। ये आपके 2 थ्योरीज हैं कि इसका डाटा हमेशा पास और प्रेजेंट पे बेस करता है, और इट्स नॉट नेसेसरी कि व्हाट हैपनिंग राइट नाउ विल हैपन इन फ्यूचर। ये कभी ऐसा नहीं होता। और अगर अनफॉर्चुनेटली ये डाटा गलत है तो फिर अगला डाटा भी, एनालिसिस भी गलत ही होगा। ये 2 रूल हैं, पक्के याद कर लीजिए। जहां कहीं कोई आपसे कहे कि इस मॉडल का क्रिटिसिज्म बताएं, तो ये आप बगैर पढ़े लिखे आराम से ये 2 कंटेंट लिख दीजिएगा, इसके नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बाकी जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो तो याद करनी है, लेकिन ये 2 चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जनाब, इधर आइए, आपने फ्यूचर का एनालिसिस देखना है, तो बच्चे क्या देखेंगे? फ्यूचर ट्रेंड्स। क्या देखेंगे? फ्यूचर ट्रेंड्स। वन ऑफ द एग्जांपल इज व्हाट? अगर मैं ये कहूं कि आपके पास इस वक्त जो आपकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, क्या होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन? व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? वो पढ़ रहे हो यार, अल्लाह के वली, टोटल मार्केट को नहीं कहते, MFA में पढ़ रहे हो आप, ये स्टॉक मार्केट को कहते हैं, नो डाउट। जितना पूरे मुल्क के अंदर कंपनीज हैं और उन कंपनीज ने अपने शेयर मार्केट में बेचे हुए हैं, उस टोटल वैल्यूज ऑफ द शेयर्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। यहाँ कैपिटलाइजेशन से इस्लामाबाद नहीं है, यहाँ कैपिटलाइजेशन कैपिटल है, जिसको आप पैसा कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पूरे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इससे ये मुराद है। ये टर्मिनोलॉजी है मार्केट कैपिटलाइजेशन, याद रहेगी बाजी। और इसके 2 तरीके होते हैं, एक फ्री फ्लोट होता है और एक और मेथड होता है। अभी इंशाल्लाह मैं भी आपसे शेयर करता हूं, मेरे पास कंटेंट में आ रहा है, अभी हम बात करते हैं जनाब जी।
तो हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड निकालने के लिए जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है बच्चे, जो इस वक्त आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के सूरत हाल है, उनको देखकर आप बड़ी बाआसानी फ्यूचर की क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन। ये बात आपने याद रखनी है जी, आपने प्रेडिक्ट करना होता है आगे क्या होने वाला है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं कि आइंदा हालात और वाकयात ये होने वाले हैं। एक बात तो बताइए, एक इंडस्ट्री 2005 के अंदर इस लेवल पे थी, उसका मार्केट वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल $2 बिलियन थी, वो 2 बिलियन से 1.9 पे आई, फिर 1.8 पे आई, फिर 1.7 पे आई, फिर 1.6 पे आई, फिर 1.5 पे आई, और करंटली वो 2023 में आप पहुंचे हैं। तो क्या ख्याल है, आप सोचेंगे अगली मतलब 4 हो जाएगी बिलियन? डेफिनेटली बहुत हद है, कोई 1.1 ऊपर चली जाएगी या 0.1 नीचे चली जाएगी। तो इसका मतलब वो कि फ्यूचर ट्रेंड बड़ी बाआसानी पता लगेगा इंशाल्लाह। जब आप MFA में जाएं, सॉरी CFAB में पहुंचेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर एक थ्योरी आपको मैंने पहले भी बताया था, अब आप वहाँ पर आप पढ़ेंगे डिसीजन ट्री पढ़ेंगे, और डिसीजन ट्री के साथ आप पढ़ेंगे, आपके पास आई गेस शायद आप पढ़ चुके हों, रिग्रेशन के साथ आपके पास एक टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो इसी तरह के ट्रेंड्स निकालता है। एक हफ्ते का ट्रेंड निकाल सकते हैं, एक महीने का ट्रेंड निकाल सकते हैं, पिछले सालों के सेम इन्हीं मंथ्स के ट्रेंड निकाल सकते हैं, जिससे आप कंपेयर करते हैं कि किस वक्त आपका बिजनेस कहां पर हो सकता है। तो ये सारे के सारे ट्रेंड्स निकालने के लिए याद रखिएगा फ्यूचर को फोरकास्ट किया जाता है, और फ्यूचर की फोरकास्टिंग जो है वो हमेशा इस वक्त के करंट मौजूदा हालात को देखकर ही हुआ करती है। तो आपने इसमें जो बात बताने वाली है वो है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। लीडिंग कहते हैं जो चीज़ों को लीड करता है, और आपको मालूम है लैगिंग होता है जो पीछे रह जाने वाला होता है। तो लीडिंग से मुराद आइंदा आने वाले वक्तों में कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी इकोनॉमी कहाँ होगी, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। जैसे इस वक्त पाकिस्तान की एक मौजूदा इकोनॉमी है, हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का बिजनेस डाउन हो चुका है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डाउन हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट भी बिल्कुल ख़त्म है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए अगले साल क्या होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे अगले साल हमारी इंपोर्ट यहाँ पहुँच चुकी होगी। आपको कन्फर्म पता है कि अगले साल बहुत स्लाइटली भी तब्दील हुई तो इतना हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये फोरकास्टिंग होती है या इसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं। ऑल ऑफ यू जी बच्चे, कोइंसिडेंटल इकोनॉमिक इंडिकेटर, इससे मुराद है जो पिछली गवर्नमेंट की इकोनॉमिक इंडिकेशन था उसका आज क्या इंपैक्ट है। याद रखिएगा ये प्रेजेंट इंपैक्ट देखेंगे आप। जी 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 बच्चे, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है ना बच्चे कि आइंदा क्या तब्दीली आ सकती है, यही आपने कॉन्सेप्ट देखना है ना। पर 5 साल के लिए तो आप देखेंगे नहीं, ये आप देखेंगे थोड़े टाइम ही के लिए, 3 महीने से लेकर 12 महीने तक मैक्सिमम। यानी 1 साल का ट्रेंड होता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर होते 1 साल के लिए, चूंकि 1 साल के बाद अगली इकोनॉमिक ईयर शुरू हो जाता है, अगले इकोनॉमिक ईयर में क्या होगा वो अगले साल की बात है। तो 1 साल के अंदर अंदर का टाइम ही आपने देखना होता है। बस इससे मुराद ये है कि इससे पहले कि अगली चेंज आ जाए, इससे पहले कि गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी ले आए, इससे ये मुराद है। जैसे बजट कब आया जी, आज बजट आया, अगला बजट अगले साल 2024 के जून में ही आना है। तो आज जो आप ट्रेंड निकालेंगे, आज आप 12 महीने का ट्रेंड निकाल सकते हैं, लेकिन आज से 4 महीने के बाद आप 12 महीने का ट्रेंड नहीं निकाल सकते, 8 महीने का ट्रेंड निकालेंगे। उससे अगर आप फॉर एग्जांपल अगले साल फरवरी में निकाल रहे होते हैं, तो फरवरी में मार्च अप्रैल मई और बस नहीं तो जून तो आना, जून में तो बजट आ जाना है, 3 महीने का निकाल सकेंगे आप। इससे यही मुराद है कि आपका अगला आने वाला जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर बेस कर रहे होते हैं, इसलिए इसने टाइम दिया हुआ है 3 माह से लेके आपके पास अगले 12 माह तक के लिए। जी बजे प्रेजेंट इंपैक्ट, इससे क्या मुराद है जो पिछले साल गवर्नमेंट ने पॉलिसी अप्लाई की थी, इस वक्त प्रेजेंटली उसका इंपैक्ट क्या है। कुछ बात समझ आ रही है बच्चे, प्रेजेंटली। और ये पास्ट इंपैक्ट है, इससे मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट ने पिछली पॉलिसीज दी थी आज से 2000 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2000 कलम कहती है 20 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट की फलां पॉलिसी थी, उसका इंपैक्ट क्या हुआ था, गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या इंपैक्ट था, गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या इंपैक्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होगा। ये है इसको कॉन्सेप्ट याद करने का, वरना एग्जाम्पल एक जैसी है, बार बार एक एग्जाम्पल आएगी, आप कहेंगे यही बात वहां लिखी हुई थी, ये बात यहाँ लिखी हुई, यही बात यहाँ लिखी हुई है। तो याद रखिए एग्जाम्पल से आप तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, अपने जुमले की सेंटेंस से आप बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चे? आइए मैं पढ़ के सुनाता हूं जो किताब में लिखा हुआ जी। इकोनॉमिक इंडिकेटर हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये मैं पहले बता चुका हूं।
Economic indicator can be classified as following: leading, coincident and lagging indicator. नंबर 1 लीडिंग इंडिकेटर फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने साइड पे कंटेंट सिर्फ मैंने लिखा है, किताब में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये याद रखने के लिए उसने आगे यहां ये मेंशन किया हुआ। दीज इंडिकेटर आर यूज्ड टू फोरकास्ट, ये फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। असल कहानी ये है जो आपने लिख दी है, वरना यही चीजें आपको दूसरी जगह भी मिल सकती हैं। ये एग्जाम्पलें आपको कोइंसिडेंटल में भी मिल सकती हैं। असल कहानी ये नहीं है, असल कहानी ये है। यहां मैं क्या कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट को आज देखते हुए मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करूंगा। यही एग्जांपल मैं अगर मैं कोइंसिडेंट में लिखता हूं तो मैं देखता हूं आज इस वक्त हमारे पास स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। इज इट राइट? ये है बेसिकली एग्जांपल लिखने का तरीका। These indicator in particular give an indicator for whether a peak or trough, मेरे peak और trough होता है अप एंड डाउन, कि कब कहां कितना बढ़ सकता है, कितना कम हो सकता है। यानी आपने दोनों सूरतों में ये एनालिसिस करना है, आइंदा आने वाले वक्तों में इसके बढ़ने का चांस है या इसका डाउन होने का चांस है। इज इट राइट? वैसे पीक एंड ट्रफ कहते हैं प्रॉफिट को। नॉर्मली आप ये कहते हैं कि व्हाट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी, आप कहते हैं इट्स पीक एंड ट्रफ। इससे मुराद क्या होती है कि आपका प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। और पीक एंड ट्रफ बिजनेस जो होता है वो कभी भी स्टेबल बिजनेस नहीं हुआ करता। लेकिन यहां इससे ये मुराद नहीं है, यहां इससे मुराद ये है फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना कि ये बढ़ेगा या कम होगा। विल बी रीच इन द फॉलोइंग 3 to 12 मंथ। वजह क्या है बच्चे, 3 से 12 माह क्यों लिखे गए, मैंने भी इसकी वजह बताई है। क्योंकि अगले साल गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आनी है, उससे पहले पहले तक आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके बाद की प्रेडिक्शन आप नहीं लेकर आ सकते। फाइन। एंड एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस। इससे क्या मुराद है बच्चे? ये भी इकोनॉमिक का एक कॉन्सेप्ट है। इससे मुराद ये है कि आपके मुल्क में बिजनेसमैन का ट्रस्ट कितना है कि वो इस मुल्क में पैसा लगाए कि ना लगाए। आप जरा गौर से देखिए, लकीली माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत जगह हैं कि जो मेरा ख्याल है शायद इक्वलेंट टू इंडिया के नज़दीक है, बल्कि शायद कुछ जगह तो उससे भी बहुत बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद उनके पास एक्सकर्शन और उनके पास विजिट हमारे पास तो खैर अनफॉर्चुनेटली है ही कोई नहीं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ लोगों के एक्सकर्शन से आता है, विजिट से आता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ जो लोकल पाकिस्तानी जाते हैं, सिर्फ उन्हीं से जो रेवेन्यू आ रहा एक्सटर्नल से, यानी दूसरे ममालिक से डॉलर हमारे मुल्क में नहीं आ रहे। वरना अगर सिर्फ हम अपनी सैर व सियाहत को सही तरीके से मैनेज कर लेना तो अल्लाह के हुक्म से आपको किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत पेश ना आए। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बड़ी लेवल के ऊपर जो है वो आपकी सैर व सियाहत की जो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं, कोई भी इस पर मेहनत नहीं कर रहा, कोई वर्किंग नहीं कर रहा। हालांकि सारी की सारी जगह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं। कभी भी आप दुनिया के अंदर, मैं इसको मजाक नहीं, मैं नहीं लेके जा रहा आपको जी, बाई द ग्रेस ऑफ माइटी अल्लाह, आप कभी भी बड़ी आसानी, आपने जो स्विट्ज़रलैंड को देखा हुआ सिर्फ किताबों में और देखा हुआ आपने सब उसको तस्वीरों में, आपने उसको फिजिकली नहीं देखा हुआ। फिजिकली अल्लाह के हुक्म से आप देख लें, पाकिस्तान की जगह उससे ज़्यादा खूबसूरत है और उससे ज़्यादा ग्रीनरी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी ग्रास नहीं देखी। हमारे यहाँ जो ग्रास जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, ये बहुत बड़ी ग्रास होती है। दुनिया में ये ग्रास कहीं नहीं मिलती, इतने चौड़े पत्ते वाली ग्रास मिलती है। आलमोस्ट जितना ये मेरे हाथ का साइज़ है, इतना चौड़ा पत्ता होता है ये ग्रास का। जबकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो ग्रास दी है वो बारीक, बिल्कुल बारीक डंडी की तरह है यहाँ पर। इसी वजह से पाकिस्तान की ग्रास जो यहाँ से आपने देखा होगा बाकायदा एक्सपोर्ट की जा रही है। हमसे चाइना लेता है और चाइना यहाँ से आगे हमसे एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया के अंदर। और इसी तरह पाकिस्तान में जो चावल है ये भी दुनिया का बेहतरीन चावल है। यहाँ से सारा इंडिया जाता है और फिर वहाँ इंडिया की मोहर लग के पूरी दुनिया में सेल हो रहा है। हम पाकिस्तान की हैसियत से यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। नमक का तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान का नमक इंडिया जाता है, वहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हम यहाँ से 10 रुपये किलो के 20 रुपये किलो भिजवा रहे हैं, वो आगे पता नहीं 10 से 20 डॉलर किलो के लिए आगे सेल कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द राइट पॉलिसी बिहाइंड दिस स्टोरी। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस मुल्क में जितने वसाइल हैं, अल्लाह की रहमत से अगर ये मुल्क चाहे तो दुनिया का लीडर कंट्री बन सकता है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। इतने वसाइल हैं जी बच्चे। 10-12 रुपए तकरीबन जी। नहीं, मैं फिर इससे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा जी अल्लाह की रहमत से।
कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, ये उसी की बातें बता रहा हूं मेरे। कोइंसिडेंटल इंपैक्टर क्या होता है भैया? करंट इंपैक्ट जो इस वक्त हुआ है, यानी इसका मकसद ये हुआ कि ये पॉलिसी अगर बिल फर्ज मैं इस वक्त अगले बजट में एंटर हो चुका हूं, अगला बजट इस वक्त 2023-2024 का है, तो मैं देखूंगा 2023-24 का जो 22-23 का जो हमारे पास बजट आया था उसके करंट इंपैक्ट इस वक्त क्या आ रहे हैं मेरे सामने। तो उसको देखना जो है बेसिकली ये आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। दीज इंडिकेटर आर इवन द मेजर दैट अकर, मुझे आपको मालूम है मेजरमेंट कब होती है? जब काम हो चुका होता है। दैट अकर एट द सेम टाइम एज पीक और ट्रफ अकर, यानी ये उसी वक्त होता है जैसे ही वो चीज अकर होती है उसी वक्त ही उसको मेजर किया जा सकता है। दीज आर यूज बाय गवर्नमेंट। अब देखिए मुझे यही वाला लफ्ज आपने पीछे भी पढ़ा है, पीक एंड ट्रफ, लेकिन वहां इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ था, आने वाले वक्त में पीक एंड ट्रफ क्या होगा। और यहां पर उसने कहा अभी क्या अकर हुआ है, अभी रिसेंटली क्या आपके सामने चीज प्रोड्यूस हुई है उसके बारे में आपने बताना है। These are used by government to assess at that stage in the cycle of economy is in। तो ये गवर्नमेंट खुद मेजर कर सकती है कि इस वक्त उनकी पुरानी पॉलिसी का फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ये गवर्नमेंट खुद मेजर कर सकती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल जो दी हुई है, ये 2-3 एग्जाम्पल आपने जरूर याद करनी है, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं करना आपने, ये बात ज़हन नशीन रखिए करी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, यानी इस वक्त कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉय हैं, मुल्क का इस वक्त करंट जीडीपी कितना है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी है, पर्सन की जो पर्सनल इनकम है वो कितनी है, यानी पर पर्सन कितना पैसा कमाया जा रहा है। आल दो कि ये कि कोई ज़्यादा कमा रहा हो तो कम कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है जब आप एनालिसिस करते हैं तो फिर आप एवरेज ले लेते हैं सबकी नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल आपकी इस वक्त कितनी है, मुल्क में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कितनी आपके पास सेल है या ट्रेड है, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स आपने एग्जाम्पल के तौर पर लिखने हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बच्चे, ये पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, ये भी आ रहा आपके पास। सॉरी, व्हाट हैपेंड, लैगिंग इंडिकेटर्स, यानी जो काम हो चुका है इसका ताल्लुक आपके पास के साथ है, यानी पास का डाटा, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का डाटा, पिछले 2 साल का डाटा, पिछले 5 जो कंपनी की जो गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसीज हैं उनको देखते हुए। बड़े इसका भी बड़ा अहम इंपैक्ट होता है, गवर्नमेंट ने फलां पॉलिसी बनाई थी तो फलां इंपैक्ट आया था, ये एनालिसिस देखने के बाद आप अगले फ्यूचर को भी एनालाइज कर सकते हैं सम टाइम। तो इसलिए मकसद आपका फ्यूचर को देखना ही है, लेकिन फ्यूचर को देखने के लिए आप पास्ट प्रेजेंट दोनों इंडिकेटर्स देखते हैं और उसकी बुनियाद पर फ्यूचर को एनालाइज करते हैं। दीज इंडिकेटर आर यूज्ड टू असेस वेदर एन इकोनॉमी हैज रीच अ पीक और ट्रफ। इससे मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि यहां पर ऐसे होगा वैसा हुआ है या नहीं हुआ, और वही 3 से 4 माह का डाटा जो आपके पास मंथ आफ्टर इट वुड हैव अकर्ड। इससे क्या मुराद है, इसके अकरेंस के 3 से 4 माह के बाद के जो हालात और वाक़यात हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं। अब एक ही जुमला बार बार आ रहा है, पीक एंड ट्रफ, पीक एंड ट्रफ, पीक एंड ट्रफ, तो मैं बार बार बता रहा हूं इससे मुराद पीक एंड ट्रफ नहीं है, इससे मुराद अप एंड डाउन। आपने परसीव किया था इतना अप होगा, अप हुआ है या नहीं, आपने परसीव किया इतना डाउन होगा, डाउन हुआ है या नहीं, क्या जो इंडिकेटर आपने आइडेंटिफाई किए थे वो आपके इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, ये सारी बातें आपने एनालाइज करनी होती हैं। एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कीमतें बढ़ी हैं या कीमतें कम हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अभी देखिए ये पीछे भी आया हुआ था यहाँ पर आपके पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इससे मुराद ये नहीं होता कि आपने एक बार पीछे लिख दी तो वो एग्जाम्पल आगे नहीं आएगी। एग्जाम्पल इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू एक्सप्लेन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इंटरेस्ट रेट, एवरेज इनकम एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड जी? वेरी गुड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही को कहते हैं, लेकिन असल इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको पेमेंट क्यों कहते हैं, इंशाल्लाह ये कंटेंट हमारे पास आएगा, जब कंटेंट आएगा तो फिर कंटेंट को उसी लिहाज से डिटेल से पढ़ेंगे जी। द इकोनॉमिक साइकिल, मैंने वैसे तो याद रखिए इकोनॉमिक साइकिल साल का नहीं होता, लेकिन मैयर साल में ही किया जाता है। एक बात याद रखिए, इकोनॉमिक साइकिल ऑलमोस्ट 25 से लेके 35 साल तक का होता है, लेकिन आप फिर हर साल उसकी मेजरमेंट करते हैं, हर साल में एक साल के अंदर देखते हैं इस साल क्या हुआ है, उसको आप अपनी मुल्क का या उस कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। The economic cycle is a term used to describe how in general the national income of a country increase or decrease। ये क्या चीज़ है बच्चे, डिक्रीज और इंक्रीज, ये है पीक एंड ट्रफ।
जिसको अब उसने जुमला तब्दील कर दिया, पीक एंड ट्रफ की बजाय उसने कह दिया इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम 1 ईयर टू दी नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको बताया है कि हम इकोनॉमिक साइकिल को 1 साल के अंदर ही देखते हैं, 1 साल से ज़्यादा। वैसे नॉर्मल टीम में इकोनॉमिक साइकिल 25 साल से लेके 35 साल तक का होता है। ऑलमोस्ट आप पूरी दुनिया की जितनी भी नेशंस हैं, कभी उनका आप डिटेल से एनालिसिस करें तो तकरीबन 25 से 35 साल के बाद ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री और हर मुल्क ऑलमोस्ट घूम के वहीं पर पहुंच जाता है। अगर ग्रोथ में है तो ग्रोथ में होता है, अगर रिसेशन में तो रिसेशन में पहुंच जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है और ये निज़ाम चलता रहता है। When national income increase from 1 year to the next, there is economic growth। यानी अगर तो मुल्क के अंदर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो फिर मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इसके बरक्स when national income decrease from 1 year to the next, there is economic recession। The government economic policy usually tries to achieve continued economic growth, but if recession becomes unavoidable, policy is then aimed at making the recession as short as a minor as possible। क्या कह रहा है बच्चे? वो कह रहा है गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी तो ये होती है कि मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अनअवॉइडेबल हो, यानी आप उसको नहीं रोक सकते किसी भी वजह से, जैसे कि मिसाल के तौर पर चले पाकिस्तान के हालात तो हमने कह लिया कि मुल्क की पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से ख़राब हुए हैं, लेकिन जो आज से 4 साल पहले कोविड आया था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई थी। तो अब बताइए, वो तो अनअवॉइडेबल था ना, बड़े बड़े ममालिक जो है उसके पीछे कुछ नहीं कर सके। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट क्या चाह रही होती है कि ये जो आपकी रिसेशन आई है कम से कम पीरियड में रहे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। जितना इसका इम्पैक्ट कम से कम हो आपकी इकोनॉमी के ऊपर, ये गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो इकोनॉमिक साइकिल को देखने के बाद आप देख रहे होते हैं कि आपकी इंडस्ट्री और आपके पूरे मुल्क की इनकम का लेवल कहाँ तक जा रहा है। पाकिस्तान में ग्रोथ थी बच्चे, अगर आप कभी भी देख लें तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए मुझे वैसे तो, लेकिन जब मुल्क के अंदर गवर्नमेंट हुकूमत यानी हुकूमत रही है फौजियों की, तब तक मुल्क में हमेशा ग्रोथ रही है। वरना आप पाकिस्तान का लाइसेंस, अभी आपके पास किताब भी मौजूद है, आपके पास आपकी अपनी जो पुरानी किताब है, जो आई कैब ने पुरानी किताब अगर आपके पास मौजूद है, उसमें आप देख लें, जनरल ज़िया के दौर में देख लें, अयूब खान के दौर में देख लें, आपको इन दोनों दौरों के अंदर यानी इन दोनों अदवार के अंदर आपको बाकायदा तौर पर मुल्क की ग्रोथ नज़र आएगी। GDP हाई लेवल पर था, और जब आपके पास मुल्क के अंदर जो है ये जमहूरी हुकूमतें आई हैं, तब तक मुल्क हमेशा डाउन ही गया है। ये एनालिसिस है, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको पाकिस्तान के लैगिंग इंडिकेटर बता रहा हूँ। ये लैगिंग इंडिकेटर है जी। ये सही कह रहे हैं कि इसमें मतलब वोट बाजवा को डालना, लेकिन बाजवा पाकिस्तान में जा चुका है, अब आपको हाफिज साहब को डालना पड़ेगा। जी बच्चे, स्टॉक मार्केट प्लीज जरा इसको समझ लें, इसी पर हम आज अपना काम का इख्तिताम करेंगे। मेरे स्टॉक मार्केट जो होती है, आपको मालूम है कि हम बाकायदा तौर पर कंपनीज आप पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ तो डेफिनेटली आप में से 90% लोग या कम से कम ऑलमोस्ट 100% पढ़ ही रहे होंगे कंपनी लॉ। गुड। मेरे कंपनी लॉ के मुताबिक वो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने शेयर्स अवामुन्नास को बेचती हैं, वो स्टॉक मार्केट का पार्ट होती हैं। जो आईडी तो हमारे पास जितनी भी स्टॉक मार्केट है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे निज़ाम को समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस या कोई कंपनी अपने शेयर उस वक्त तक नहीं बेच सकती जब तक कि बाकायदा गवर्नमेंट के पास एज अ कंपनी रजिस्टर ना हो जाए। और जब वो बाकायदा कोटेड कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है, और बात सुनने में समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब तक गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप बेच सकते हैं, तब तक आप शेयर नहीं बेच सकते। आपकी शेयर की प्राइस कितनी होगी आप डिसाइड करके बता देते हैं, फैसला गवर्नमेंट ही करती है कि आपकी शेयर प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। मोस्टली जो आप प्राइस देते हैं गवर्नमेंट से कम तो करती है, बढ़ाती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट आपको मशवरा दे सकती है कि आपके पास पीछे पूरे के पूरे रिसोर्सेज ये वाले हैं, आप इसका 1 रुपया 50 पैसे 35 पैसे बढ़ा भी सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से सजेशन होती है। और इसी तरह अगर आपकी शेयर प्राइस ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट करती है कि इसमें शेयर प्राइस में इतनी माइनस कर लें। जब गवर्नमेंट आपके साथ मुआहदा करती है तो फिर आप अपने शेयर्स बेचते हैं। लेकिन आप ये भी जानते होंगे
कि गवर्नमेंट की एक तरफ पॉलिसी है, एक तरफ आपके शेयर्स हैं, लेकिन जो दरमियान की जो गवर्नमेंट की सब्सिडरी है, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, जिसको आप एजेंसी कहते हैं, वो स्टॉक मार्केट है, जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं आप। तो स्टॉक एक्सचेंज आपसे मालूमात लेकर अपने पास इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, और गवर्नमेंट की वो सब्सिडरी है जो बाकायदा तौर पर आपके शेयर बेचने में, आपके शेयर खरीदने में लोगों की हेल्प करती है। ऑल ऑफ यू, ये मैंने कॉन्सेप्ट सर इसलिए दोहराया ताकि आपको याद रहे कि स्टॉक मार्केट से क्या मुराद होती है जनाब। The stock market is considered as one of the leading indicator of where the economy will be in near future। यही हमने पढ़ा था बच्चे, फ्यूचर में क्या सूरत हाल होगी, स्टॉक मार्केट से आइडिया हो जाता है बच्चे। वो कैसे? इसलिए कि कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं वो उस मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो इंडिकेशन है। आप जानते हैं बच्चे, जो पार्टनरशिप्स होती हैं और जो उसके साथ साथ जो आपकी सोल ट्रेडरशिप होती हैं, वो कोई पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके नहीं आती। मुल्क के अंदर बड़ी रेवोल्यूशन कंपनीज लेकर आती, जो कि उसमें लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, बहुत बड़े बड़ा रेवेन्यू होता है, और उसके साथ साथ फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, और फिर स्टॉक मार्केट में लोगों की इन्वेस्टमेंट शामिल होती है। अगर मैं एक कारोबार कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ मेरा पैसा शामिल है, लेकिन एक कंपनी में कितने हज़ार लोगों के या कितने लाख लोगों की इन्वेस्टमेंट है, तो उससे गवर्नमेंट को डबल फ़ायदा हो रहा होता है। एक तो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा लोगों की इन्वेस्टमेंट से जो गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा होता है, वो गवर्नमेंट उससे भी, वहाँ से भी रिलीफ ले रही होती है। तो इसलिए किसी भी मुल्क की इकॉनमी को देखने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आपके मुल्क की स्टॉक मार्केट का होता है। स्टॉक मार्केट के ज़रिए ही आप सबसे बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं कि मार्केट या मुल्क के अंदर इस वक्त इकनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। So, the performance of a stock market is measured through stock market indexing. The stock market index is the market capitalization. ये बच्चे वो टर्म आ गई जो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था आपसे, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। जी बच्चे मैंने क्या बताया था अभी, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है कि आपके पूरे मुल्क के अंदर कितने स्टॉक यानी कितना शेयर मार्केट में सेल हो चुके हैं, वो जो टोटल वैल्यू है, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर ये काम पार्टनरशिप में हो रहा होता, ये काम आपके पास सोल ट्रेडरशिप में हो रहा होता, तो किसी को पता ही ना होता। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के जरिए ये चीज़ बिकती और खरीदी जाती है, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि किस किस कंपनी में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो आपके टोटल मार्केट में जो शेयर होते हैं उनकी जो प्राइस होती है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी जो आपने मार्केट में शेयर बेचे हुए हैं, इट इज इक्वल टू द शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। बट इससे क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर आपने, मैं वैसे एक झटका तरीका बता रहा हूं जो कि हर एक के मार्केट शेयर प्राइस बराबर थोड़ी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके टोटल मार्केट में 100 शेयर हैं और हर शेयर की प्राइस 10 रुपये है, तो टोटल मार्केट कितनी होगी? 1000। मैंने सिर्फ एक छोटी सी फिगर ली है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि हमने टोटल मार्केट को एनालाइज करना हो तो टोटल मार्केट में कैसे कैसे मैनेज करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस, दोनों को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो टोटल वैल्यू आएगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन खुद ब खुद मतलब पता लग जाएगी आपको। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें चांस ऑफ एरर नहीं होता जो गवर्नमेंट खुद मैनेज करती। जी अभी ज़रा सब्र कर लो बाबू जी, ज़रा थोड़ा सा ब्रेक पे पाओ को, ब्रेक शास्ता जी। मैंने कहा अभी सारा कुछ पढ़ेंगे आप, अभी तो टोटल मार्केट की बात हो रही, फिर आगे इसकी टेक्निक आएंगे, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जा रही। आगे चलते हैं बच्चे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कुड बी बेस्ड ऑन, मार्केट कैपिटलाइजेशन के दो मेथड है आपके पास, फ्री फ्लोट एंड फुल कैप, ये दो मेथडोलॉजी हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन में से इन दोनों में से दोनों टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती हैं। Anyone can make the difference? बताइए, स्पेलिंग का डिफरेंस तो है ना, ये फ्री लिखा हुआ है, ये फुल लिखा हुआ है, दोनों एफ से शुरू होते हैं। क्या नाम क्या है? आपको नाम ही कभी पूछा है मैंने? अब्दुल रहमान, माशाल्लाह। और सब्र कर सब्र, अब्दुल रहमान ही बताएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक्सपर्ट है ये। अच्छा चलो, वेरी गुड।
हाँ जी भाईजान, ये झुकी झुकी निगाहें आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या होता है जी फ्री फ्लोट? मेरा ख्याल स्विमिंग का नाम है, लत्ता ते पैरों के नाल स्विमिंग, फ्री फ्लोट। और कुछ तो बताओ यार, मैंने कोई आपसे सवाल नहीं पूछा, वैसे नॉलेज शेयर कर ले। हाँ जी बाबू जी। ओहो, अंग्रेजी का फुल इस्तेमाल है, ते फुल क्रीम लिखे हुए नाल। मैंने इसलिए आपसे पहले सवाल पूछा था कि आपने कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको स्टॉक के मुतालिक सारी मालूमात है जी। माशा, मुझे पता है नहीं, मैंने अर्ज़ की है पता सब कुछ है, सिर्फ घर जाके ना पढ़ने की वजह है। और फिर कुछ वजह यह भी है कि मैंने नहीं दसना यार, मेरे को टाइम ही नहीं कर, ये भी वजह है। दोनों फैक्टर साथ है जी, मैं बताता हूँ। आपको मालूम है कि जब कंपनी अपने शेयर बेचती है तो कंपनी अपने पूरे शेयर कभी भी मार्केट में सेल नहीं करती। उसकी वजह यह है, वजह यह नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का रूल है, सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपकी कंपनी के 49% से ज़्यादा शेयर मार्केट में चले गए तो कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास चला गया। तो कौन बेवकूफ़ होगा जो अपनी कंपनी का शेयर दूसरों के हाथ में दे देगा? अगर अल्लाह ना करे किसी एक ही बंदे ने, आपको मालूम है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल स्टॉक होल्डर भी होते हैं, वो तो अगर अल्लाह ना करे उन्होंने 75% या 51+ आपके शायद शेयर खरीद ली है तो कंपनी तो उनके कंट्रोल में चली जाएगी, आप तो छुट्टी हो गई आपकी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, जो कंपनी होती है वो मोस्टली 49% मार्केट शेयर अपने बेच देती है और 51% शेयर होल्ड रखती है। आपको शायद मालूम हो, मुझे नहीं पता आपके टीचर ने आपको ये वाली कंटेंट बताया, चूँकि भी MFI अवेलेबल ज़रूरत नहीं होती वैसे इसकी, लेकिन सम टाइम टीचर बता देता है कि जो आपके प्रेफर्ड शेयर होते हैं वो इसी वजह से किसी को बताए बगैर सेल किए जाते हैं। गवर्नमेंट को पता होता है लेकिन अवामुन नास को पता होता है। अगर आपने प्रेफर्ड शेयर की तारीफ पढ़ी हुई है तो प्रेफर्ड शेयर को कभी भी मार्केट के अंदर एडवर्टाइज नहीं किया जाता, उसको मैनिफेस्टो नहीं किया जाता। प्रेफर्ड शेयर सिर्फ कंसर्न में बेचे जाते हैं। मैंने इनको बताया और इनसे पूछा यार वुड यू लाइक टू बाय इट, अगर ये रेडी होगा तो मैंने बेच दिया। गवर्नमेंट को पता है, अवामुन नास को नहीं पता कि मार्केट में शेयर ऑफर हुए थे। ये प्राइवेट प्लेसिंग होती है। वजह सिर्फ यही होती है चूँकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने ये शेयर अब्दुर्रहमान को दे दिए तो अब्दुर्रहमान ये शेयर मुझे वापस कर देगा, इसलिए कि वो मुझे पैसों की ज़रूरत है। 49% मैं पहले शेयर बेच चुका हूँ, 10% मैंने और शेयर बेचने हैं। मैंने अब्दुर्रहमान से कंसर्न किया कि यार ये 10% खरीद लो, किसी को बताना नहीं है, गवर्नमेंट को सिर्फ पता होगा। गवर्नमेंट को भी पहले बताया जा चुका होता है। 10% शेयर उन्होंने बाय कर लिया। अब मेरे टोटल 59% शेयर मार्केट में जा चुके हैं, 59% ऑल ऑफ यू। लेकिन 59% मार्केट शेयर जाने का मकसद ये है कि अब मेरी जो कंट्रोल है वो वीक हो चुका है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर ये पैसे अब्दुर्रहमान को वापस करूंगा और ये शेयर मैं वापस ले लूंगा। लेकिन लकीली कंपनी ग्रो कर जाती है, इस दौरान कंपनी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। और आपको मालूम है कि जो कंपनी का कैपिटल बढ़ता है, कंपनी के जो है रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो कंपनी उतने शेयर मजीद सेल कर सकती है। तो मुमकिन है कि अगले साल मुझे मजीद शेयर बेचने की ऑप्शन मिल जाए। मैं अब्दुर्रहमान से पूछता हूँ यार बताओ प्रेफर्ड शेयर को आपकी ऑर्डरी शेयर में कन्वर्ट कर दूँ? मैं वही शेयर ऑर्डरी में कन्वर्ट कर देता हूँ तो उतना ही % मेरा नीचे आ जाएगा और अल्टीमेटली मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। ये कंपनी की पॉलिसीज होती हैं। तो सुन लीजिए जनाब, फ्री फ्लोट वो शेयर होते हैं जो कंपनी ने ऑफर किए होते हैं, जो कंपनी ने अपने पास बचा कर रखे हुए हैं, वो फ्री फ्लोट में शामिल नहीं होते। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से क्या मुराद है? इधर देखिएगा ना, इधर मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल आपने 100 शेयर थे, शेयर प्राइस थी 10 रुपए, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है 60 शेयर ऑफर किए हुए, तो 60 को मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो फ्री फ्लोट के मुताबिक जो इस वक्त मार्केट की कैपिटलाइजेशन होगी वो कितनी होगी जनाब? और जब आप ये जो 40% है ये आपने अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं, लेकिन फुल कैप इसको प्रेजेंट करता है। फुल कैप में जो कंपनी ने शेयर ऑफर किए, चाहे वो मार्केट में फ्लोट किए हैं या नहीं किए, दोनों को कंबाइन करके उसका एनालिसिस किया जाता है। गवर्नमेंट के पास दोनों के दोनों एनालिसिस मौजूद होते हैं। जी प्लीज, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मीन फ्री फ्लोट मीन प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर। जरा इधर ध्यान कर ले भाईजान, ये आपके काम की चीज है जी। proportion of total share issued by a company that are readily
available for trading at stock exchange. In generally exclude the share held by the controlling directors, sponsors, promoters, government and other locked in share not available for trading in the normal course. सादा लफ्ज़ों में जो शेयर आपने आवाम को ऑफर नहीं किए हुए वो आप फ्री फ्लोट में शामिल नहीं करते. बट इन फुल कैप्स इंक्लूड ऑल ऑफ द शेयर इशूड बाय द कंपनी. एंड थैंक यू वेरी मच.